नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि पीसीएस के इस कार्यक्रम साइंस दिस वीक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विज्ञान खंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस सप्ताह के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं, जिससे कि परीक्षा के लिहाज से आपके विज्ञान खंड की तैयारी हो सके मजबूत। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न हमारे सामने पटल पर है। ऑरेंज अलर्ट के संबंध में ऑरेंज अलर्ट जो है हाल ही में जारी किया गया कुछ राज्यों में, कुछ जिलों में, जिसकी वजह से ये चर्चा में रहा है। तो ऑरेंज अलर्ट के संबंध में दो कथन दिए गए हैं। दोनों कथनों में से आपको बताना है कि कौन सा या कौन से कथन सही है। पहला कथन क्या है? यह मौसम विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला एक चेतावनी संकेत है। दूसरा है, इसका उद्देश्य लोगों को संभावित खतरे के प्रति आगाह करना है। अब देखिए, दोनों ही कथन अगर देखें तो दोनों ही कथन आपके सही हैं। अब मौसम विभाग इसको जारी करता है, क्यों जारी करता है? क्योंकि मौसम के खतरनाक होने के, मौसम के आम जन के लिहाज से प्रतिकूल होने के संकेत के रूप में इसको मौसम विभाग जारी करता है। और इसका उद्देश्य ही होता है कि लोग अवेयर हो जाएं कि मौसम खराब होने वाला है, इसलिए कुछ सतर्कता को बरतने लगे वो। तो इसलिए आगाह करना इसका उद्देश्य। तो दोनों ही फिलहाल यहां पर सही है, तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब इसमें किस चीज की भविष्यवाणी की जाती है? तो सबसे पहले आप देखिए कहां पर जारी किया गया। तो हाल ही में आप देखें तो आईएमओ ने, अर्थात भारतीय जो मौसम विज्ञान विभाग है, उसने 7 राज्यों में, यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और असम के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट को घोषित किया। अब यहां पर देखिए, ऑरेंज अलर्ट जब भी जारी किया जाता है, इसका मतलब ही होता है कि यहां पर मौसम की स्थिति गंभीर हो सकती है। उस मौसम की गंभीर स्थिति में तेज बारिश हो सकती है, आंधी आ सकती है। इसके अलावा जो चरम मौसम की दशाएं हैं, यानी कि गरज चमक या अन्य खतरनाक मौसमी घटनाएं यहां पर होने की संभावना होती है। इसी लिहाज से ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है। इसलिए ये विकल्प आपका पहला विकल्प तो सही ही था। और लोगों को संभावित खतरे के प्रति आगाह करना भी इसका लक्ष्य होता है, जिससे कि लोग अवेयर हो जाएं, अपनी सुरक्षा के उपाय को बेहतर तरीके से कर सकें। इसलिए दूसरा विकल्प भी सही है, जिससे कि लोग घर के अंदर ज्यादा से ज्यादा रह सकें, अनावश्यक यात्रा करने से बचें और मौसमी सलाह जो भी दी जाती है मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा, उसका पालन कर सकें। दूसरा प्रश्न आपके सामने है स्ट्रॉबेरी मून के संदर्भ में। स्ट्रॉबेरी मून भी चर्चा में था। अब इससे संबंधित दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि यह विशेष रूप से उत्तरी अमेरिका में स्ट्रॉबेरी के सीजन से जुड़ा हुआ है। और दूसरा कथन कहता है कि इसे देखते समय चांद विशेष रूप से लाल या गुलाबी रंग में दिखाई देता है। तो देखिए, इससे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए, यहां पर नहीं शब्द है, इसलिए गौर करना है। तो पहला कथन जो है ये कह रहा है कि विशेष रूप से उत्तरी अमेरिका में स्ट्रॉबेरी के सीजन से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, जब भी स्ट्रॉबेरी मून की बात आएगी तो आप ये जान जाइए कि ये फुल मून की घटना होती है, यानी कि जून के महीने में घटित होती है। और ये जून का महीना वही होता है जबकि अमेरिका में स्ट्रॉबेरी का सीजन होता है। तो इसका नाम ही दिया गया है अमेरिका की जो लोकल वहां की ट्राइब थी, स्थानीय एक जनजाति है, उसके द्वारा इसको ये स्ट्रॉबेरी नाम दिया गया है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी की जो कटाई का सीजन होता है उसी समय ये दिखाई देता है, जून के महीने में। अब इसका आकार जो होता है इस समय बड़ा होता है, इस समय ज्यादा चमकदार होता है। तो ये मत समझिए कि स्ट्रॉबेरी की तरह दिखता है इसलिए ये नाम पड़ा है, बल्कि जो फुल मून की घटना होती है उसकी वजह से, और विशेष तौर पे ये उस सीजन में ये घटना घटती है, जून के महीने में घटती है, जब स्ट्रॉबेरी के काटे जाने का सीजन होता है। तो इससे उसका कनेक्शन है। अब इस समय चांद विशेष रूप से लाल या गुलाबी रंग का दिखाई देता है। सही नहीं पूछ रहा है, तो यहां दोनों ही कथन आपके सही हैं। इस लिहाज से डी विकल्प आपका सही होगा, ना तो एक नहीं दो। अब देखिए, यहां पर भी व्याख्या में कि स्ट्रॉबेरी जो है विशेष रूप से इस बार कब दिखाई दिया है, तो 11 जून 2025 को उत्तरी अमेरिका में स्ट्रॉबेरी सीजन से इसका कनेक्शन है। और इस समय जो चांद होता है उसका आकार भी बड़ा हो जाता है, रंग भी गहरा दिखाई देता है, जिससे चांद का भ्रम या मून इल्यूजन भी कहा जाता है। और इसे देखते समय विशेष रूप से लाल या गुलाबी रंग का यह दिखाई दे सकता है। इसलिए विकल्प 2 भी आपका सही था। अब स्ट्रॉबेरी मून का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह पूर्णिमा आमतौर पर उत्तरी अमेरिका के स्ट्रॉबेरी की कटाई के मौसम में ही होती है। अब इसका रंग ये आप देख सकते हैं, तो रंग भी इसका गुलाबी या गहरा लाल आपको दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न हमारा है हींग से संबंधित। हींग की कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। दो कथन आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहला कथन है हींग का पौधा एक 12मासी जड़ी बूटी है जो अम्बेलिफेरिया परिवार से इसका संबंध है। और दूसरा कथन कह रहा है कि यह शीत शुष्क जलवायु में पनपता है, जिससे कि ईरान, अफगानिस्तान और भारत के लाहौल स्पीति तथा उत्तरकाशी जैसे क्षेत्र इसकी कृषि के लिए आदर्श हैं। अब कौन सा सही है आपको बताना है। तो देखिए, हींग का पौधा जो होता है वो 12मासी जड़ी बूटी होती है, और अम्बेलिफेरिया जो कुल होता है, परिवार होता है, उससे इसका संबंध होता है। गाजर भी इसी परिवार से संबंधित होता है, अजवाइन भी इसी परिवार से संबंधित होता है, और धनिया
धनिया भी इसी परिवार से संबंधित होता है। अब ये जो हींग होता है, इसकी जो जड़ होती है वो 5 वर्ष तक बढ़ती है, और जब ये जड़ परिपक्व हो जाती है बढ़ के, तो उसके बाद क्या करते हैं, इसको काटते हैं, और जब इसको काटते हैं तो इसकी जड़ों से ओलियो गम रेजिन निकलता है। ओलियो एक तेलीय पदार्थ होता है। इसके अलावा जो गम होता है वो गोंद जैसा पदार्थ होता है, और जो रेजिन होता है वो चिपचिपा होता है। तो ये जो पदार्थ निकलता है वही सूखता है और वही हींग बनता है। तो फिलहाल ये एक 12 मासी जड़ी बूटी है जो अम्बेलिफेरिया कुल से संबंधित है। पहला कथन सही हो गया आपका। शीत शुष्क जलवायु, यानी कि ठंडी जलवायु होनी चाहिए, शुष्क होनी चाहिए, जिसमें नमी नहीं हो। तो ये शीत और शुष्क जलवायु में पनपता है। अब ऐसी जलवायु उसको ईरान में भी मिलती है, अफगानिस्तान में भी मिलती है, और भारत के लाहौल स्पीति में भी मिलती है। तो उत्तर काशी भी है। तो ऐसे क्षेत्र इसकी कृषि के लिए आदर्श हैं। तो दूसरा भी कथन आपका सही है। अब यहां से पूछा गया आपको कौन सा या कौन से कथन सही है, तो सी विकल्प यहां सही हो जाएगा। दोनों ही कथन आपके यहां पर सही हैं। तो देखिए 12 मासी जड़ी बूटी है, अम्बेलिफेरिया जो परिवार से संबंधित है, पहला कथन इस वजह से सही हो गया। और साथ ही आपको शुष्क दशाएं और ठंडी दशाएं होनी चाहिए, इसलिए दूसरा कथन भी सही हो गया। जो प्रक्रिया हमने आपको बताई है कि जड़ 5 वर्ष तक परिपक्व होती है, उसके बाद ही वो खाने लायक होती है। उसको पाउडर भी बना के यूज करते हैं लोग, उसके छोटे छोटे टुकड़े भी बनाकर यूज करते हैं। फिलहाल ये इसकी स्थिति है। अगला प्रश्न है, ड्रम यानी डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी एक वेब ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला यह है कि इसको आईआईटी खड़गपुर द्वारा डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है। दूसरा, इसका मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को वायु गुणवत्ता और ऊर्जा दक्षता के आधार पर मार्गों का चयन करने की अनुमति देना है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या है। तो देखिए, अगर ड्रम की बात करेंगे तो ड्रम जैसा कि नाम है इसका, बताया गया कि डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन मोबिलिटी इसका नाम है, पूरा नाम है, और एक वेब ऐप है जिसको कि डेवलप किया गया है आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। तो पहला तो कथन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा यह है कि इसका लक्ष्य ही है कि लोगों को ऐसे मार्ग सुझाए जाएं इस ऐप के द्वारा जो छोटे मार्ग हो, शॉर्टेस्ट मार्ग हो, तेज हो, फास्टेस्ट रूट हो। इसके अलावा जहां पर पोल्यूशन की भी सूचना मिले, लो एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन, इसकी भी सूचना मिले कि जिस रूट से जाने पर आपको एयर पोल्यूशन का लो एक्सपोजर देखने को मिलेगा। और अंत में इन सारी चीजों को मिला के एक सुझाया गया मार्ग होता है। तो 5 तरह से ये मार्ग सुझाता है। तो दूसरा कथन भी आपका सही है। तो इस लिहाज से यहाँ पर सी विकल्प सही होगा। दोनों ही कथन आपके सही होंगे। तो देखिए, आईआईटी खड़गपुर की टीम ने एक शहरी हरित गतिशीलता के लिए एक डायनेमिक रूट प्लानिंग वेब ऐप डेवलप किया है जिसका नाम ड्रम है। और ये क्या करता है, उपयोगकर्ताओं को वायु की गुणवत्ता, ऊर्जा दक्षता के आधार पर मार्ग चुनने की सुविधा देता है कि कहां पर आपको एयर पोल्यूशन कम मिलेगा, कहां से जाने पर आपका कम फ्यूल खर्च होगा, ये सारी ये जानकारी देगा। ड्रम ऐप 5 मार्ग के विकल्प देता है जिसकी गणना क्या कि वास्तविक समय में होती है, यानी रियल टाइम में ये बताएगा कि किस रास्ते से आपको जाना है, किस रास्ते पर एयर पोल्यूशन ठीक मतलब ज्यादा प्रभावित आपको नहीं करेगा। यातायात का डेटा भी उपयोग करके इसमें जानकारी दी जाती है। ये देखा जाएगा कि जहां पर ज्यादा भीड़ है, जाम की स्थिति है, वो आपको रूट वहां से ये बचा के दूसरा रूट बताएगा। अब इसमें सबसे छोटे मार्ग का चयन होगा, सबसे फास्टेस्ट रूट बताएगा, कहां पर एयर पोल्यूशन से न्यूनतम जोखिम की स्थिति है वो बताएगा। इसके अलावा न्यूनतम ऊर्जा खपत, जहां आपका तेल कम से कम खर्च हो, और इसके आधार पर सुझाया गया मार्ग, सभी 4 कारकों के एक बैलेंस को बना के एक मार्ग सुझाएगा। तो ये इसके 5 विकल्प होते हैं, इसलिए आपका सी विकल्प, दोनों ही कथन आपके सही थे। अगला प्रश्न हमारा खसरे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है क्या कि खसरा आरएनए वायरस के कारण होता है। दूसरा है राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान का लक्ष्य 100% यानी 100% टीकाकरण कवरेज के माध्यम से वर्ष 2026 तक भारत में खसरे को समाप्त करना है। अब दोनों ही कथनों के आधार पर कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए, यहां पर दोनों ही कथन आपके सही हैं, क्योंकि ये वायरस आरएनए वायरस के कारण होता है। और दूसरा ये भी सही है कि 2026 तक इसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। तो इस लिहाज से आपका विकल्प डी सही होगा, ना तो 1 ना ही 2, क्योंकि प्रश्न में नहीं शब्द शामिल है। अब देखिए, मोरबिली वायरस एक वायरस है जो आरएनए वायरस है, इसी के कारण ये होने वाला खसरा जो है अत्यधिक संक्रामक बीमारी के तौर पर जाना जाता है। इससे मृत्यु सहित गंभीर जटिलताएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। इसमें शरीर में लाल चकत्ते हो जाते हैं। एमआर वैक्सीन के माध्यम से इसकी रोकथाम हालांकि संभव है। अब विश्व टीकाकरण सप्ताह जब होता है तो उसी दौरान शुरू किया गया राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन कार्यक्रम, जिसका लक्ष्य ये था कि 2025-26 तक सार्वभौमिक रूप से जो टीकाकरण कार्यक्रम है उसको चलाने के साथ साथ इसका उन्मूलन किया जाए पूरी तरह से। 100% टीकाकरण कवरेज के माध्यम से 2026 तक
इसको पूरी तरह से भारत में खसरा और रूबेला को खत्म करने का लक्ष्य है। तो फिलहाल दूसरा भी कथन आपका सही है, तो इस लिहाज से विकल्प आपका जरूर डी है, लेकिन कथन आपके दोनों ही सही हैं। 2024-25 में यूआईपी के तहत यानी की जाने वाली जो एमआर वैक्सीन की खुराक थी, उसके लिए भारत का जो टीकाकरण कवरेज है 90% तक ये लक्ष्य प्राप्त हो गया था। 2024 में देखेंगे 2023 की तुलना में खसरे के मामले में 73% की गिरावट आई थी और रूबेला के मामले में 17% की गिरावट आई थी। तो फिलहाल 2026 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि इसको और ज्यादा 100% टीकाकरण कवरेज करके पूरी तरह से खसरा और रूबेला को भारत से उन्मूलन इसका कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। तो ये इस सप्ताह के हमारे प्रश्न थे। अंत में बारी अभ्यास प्रश्न की आती है और अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी हमेशा की तरह आप पर होती है। जवाब आपसे अपेक्षित है। पहला कथन है कि पृथ्वी का क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से औसतन लगभग 12 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है, और दूसरा है समताप मंडल पृथ्वी की सतह से लगभग 12 से 50 किलोमीटर ऊपर स्थित है। अब इसमें से कौन सा कथन सही है या है, आपको विकल्प के आधार पर इसका जवाब देना है। विकल्प है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।